नमस्कार दोस्तों। आपने ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी दिमाग को खाने वाले कीड़े के बारे में तो सुना ही होगा, जो अभी रिसेंट में ही केरला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट किया है। तो मैं हूं डॉक्टर नितेश शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये दिमाग को खाने वाले कीड़े हैं क्या? ये कहाँ से आए? पहली बार ज़मीन पर, धरती पे कहाँ पर प्रेज़ेंट हुए? कहाँ पे मिले हमें? इसका नाम क्या है? ये कैसा दिखता है और कैसा होता है? और इससे रिलेटेड लक्षण क्या है कि कैसे आप पता करेंगे कि ये दिमाग को खाने वाला कीड़ा आपके शरीर में है या नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों कि इसका कुछ ना कुछ घरेलू उपचार, देखिए होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं, तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन आप अगर किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो जो मैं घरेलू उपचार बताऊं आपको, होम रेमेडीज बताऊं, उनको अगर आप यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ साथ आप इस अमीबा से जल्दी छुटकारा पा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अमीबा है, यानी ये जो आप दिमाग को खाने वाला कीड़ा है, वो है क्या? तो ये एक प्रकार का एक कोष की यानी यूनिसेलुलर एनिमल होता है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। यानी इसको हम केवल और केवल किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो दोस्तों ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है और इसका नाम होता है नेग्लेरिया फाउलेरी। अब ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, तो नेग्लेरिया फाउलेरी नाम कैसे आया? तो दोस्तों अमीबा जिस क्लास का मेंबर होता है उसका नाम है नेग्लेरिया, और फॉलेरी नाम आया है इनके ऊपर सबसे पहले रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट की वजह से। तो एक एम फाउलर नाम के एक पैथोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने सबसे पहले इस अमीबा के ऊपर रिसर्च की थी 1965 में। इसी वजह से इस एनिमल का नाम, इस कीड़े का नाम यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम पड़ा नाइग्लेरिया फाउलेरी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने दिन में पता लग जाता है किसी व्यक्ति के अंदर कि ये बीमारी पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड उस चीज को कहते हैं। तो इस अमीबा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 9 दिन, यानी 1 से 9 दिन के भीतर ही उसको पता लग जाता है पेशेंट को कि उसके अंदर ये बीमारी पहुंची या नहीं पहुंची, यानी नेग्लेरिया फाउलेरी है या नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट हुआ। सबसे पहले ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है दोस्तों, ये 1965 में पता लगा ऑस्ट्रेलिया रीजन में। ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में पता लगा 1965 में। और वहीं पर जो साइंटिस्ट थे एम फॉलर, वो पैथोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सबसे ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करी। दोस्तों 1966 में पहला केस यूएस यानी अमेरिका में इसका पता लगा। फिर 1966 से लेके 2000 के बीच में कई केसेस पता लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैनी जो है यूरोपियन कंट्रीज, उसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज में भी इसके सबसे पहले केसेस 1966 से लेके 2000 के बीच में। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों 1980 और 1990 यानी 1980 और 1990 के बीच में इंडिया में काफी केसेस इसके मिले थे। उसके बाद रिसेंट में 2023 में भी केरला में कुछ केसेस मिले थे इसके। और आज अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में केरला में अभी तक जितना मेरी जानकारी में है तो 69 केसेस मिल चुके हैं, जिसमें से 19 लोगों की डेथ हो चुकी है और 50 लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जानलेवा है। अगर हम बात करें इसकी मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट की, तो दोस्तों 97% इसका डेथ रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अगर 100 लोगों को बीमारी होती है तो 100 लोगों में से 97% लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये डेथ रेट इसका बहुत ज्यादा है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा है, ये हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है। तो दोस्तों ये पहुंचता है रुके हुए पानी से, यानी स्विमिंग पूल से। अगर कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है और वो स्विमिंग पूल प्रॉपर क्लोरीनेटेड नहीं है, साफ सफाई प्रॉपरली नहीं रखी जा रही है, और बाई चांस ये अमीबा वहां पहुंच गया है, तो स्विमिंग पूल से ये फैल जाएगा, हमारे शरीर में अंदर जाएगा। कैसे जाएगा अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा अगर आप झील में नहा रहे हैं, झील में भी पानी रुका हुआ रहता है एक जगह पर, यानी जहां पे भी रुके हो, चाहे तालाब में नहा रहे हो, चाहे कुएं के पानी से नहा रहे हो, या गर्म पानी की झील से नहा रहे हो, तो अगर इनमें से कहीं पे भी आप नहा रहे हो या उस पानी को टेकअप कर रहे हैं और उससे मुंह धो रहे हैं इवन, तो ये जो अमीबा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये नाक के द्वारा यानी नोज के थ्रू जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन में पहुंचता कहाँ पे? ब्रेन में एक तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो अमीबा है, ये नाक के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाता है, ब्रेन की, और ब्रेन में तरल पदार्थ के द्वारा पहुंचता है ब्रेन की कोशिकाओं में, और वहां पे जाकर उन कोशिकाओं को खाने लगता है, यानी उन सेल्स को खाने लगता है। इसी वजह से हम इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। तो ब्रेन ईटिंग इसीलिए नाम
नाम दिया गया क्योंकि ये ब्रेन में पहुंच के उनकी सेल्स को खाने लगता है और वहां पे जाके एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है जो दिमागी बुखार से ही यानी मेनिंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस से मिलती जुलती लगती है और उसको नाम दिया गया PAM। PAM एक एब्रिविएशन नाम है दोस्तों, जिसका पूरा मतलब होता है प्राइमरी अमीबिक इंसेफ्लाइटिस, है ना, या प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस। तो PAM इसको बोलते हैं। और PAM बीमारी में अब होता क्या है, तो अब उसको डिस्क्राइब करते हैं हम कि PAM में होता क्या है। तो दोस्तों इसमें तेज बुखार होता है, पर्सन को बहुत ज्यादा तेज बुखार फील होगा, साथ साथ सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, तो हेडेक और बॉडी एक होगी। तो फीवर विद हेडेक एंड बॉडी एक, उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग यानी जी मितलाएगा और उसको उल्टी ऐसा महसूस होगा। उसके अलावा दोस्तों फिट्स यानी उसको दौरे पड़ेंगे, कोमा की स्टेज भी आ सकती है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों उसको भ्रम यानी डिल्यूजन्स फील होंगे, काफी ज्यादा वो भ्रमित रहने लगेगा, डिल्यूजन रहेगा, उसको चीजें पहचान नहीं पाएगा क्योंकि ब्रेन के ऊपर ये जो अमीबा है बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रखा है और उसकी सेल्स को खा रहा है, तो इसी वजह से ये सब बीमारी होंगी। उसके अलावा उसको जो है बॉडी में पूरी जकड़न फील होने लगेगी, बदन जकड़ने लगेगा और गर्दन में अकड़न फील होने लगेगी यानी स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाएगी। साथ साथ ब्रेन के अंदर और ब्रेन की जो अंदर मेम्ब्रेन होती है उनमें सूजन यानी इन्फ्लामेशन आ जाएगा। तो ये तो कुछ मुख्य लक्षण हैं जो कि इस अमीबिक प्रॉब्लम में पता लगते हैं। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इसका पता कैसे लगाएं कि किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को ये बीमारी हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि नाक के द्वारा CSF में यानी ब्रेन में मौजूद होने वाले, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होने वाले एक तरल पदार्थ में चला जाता है जिसे CSF बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लंबर रीजन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के कई रीजन होते हैं, उनमें एक रीजन होता है लंबर रीजन जो कमर में पाया जाता है। तो कमर में हम लोग सुई लगा कर निडल के द्वारा उस तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं और उस तरल पदार्थ में फिर अमीबा की प्रेजेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो CSF से रिलेटेड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाला जाता है लंबर को पंचर करके, और फिर वेट माउंट प्रिपरेशन माइक्रोस्कोपी टेस्ट इसे बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि ये अमीबा प्रेजेंट है कि नहीं उस CSF में। दूसरा जो टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक फ्लूइड डिटेक्शन टेस्ट होता है, स्टेन टेस्ट होता है एक प्रकार का, ये अमीबा को स्टेन करवाता है। तीसरा जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग अमीबा की DNA की जैसी कॉपी को तैयार करते हैं और पता लगाते हैं। ये तीनों टेस्ट तो स्पेसिफिक हैं अमीबा के लिए। उसके अलावा क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है तो ब्रेन को कहीं ना कहीं परेशान किया है, कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय किया है, डिस्टर्ब किया है, इसीलिए हम लोग CT स्कैन और MRI कराते हैं। CT स्कैन और MRI काम क्या करता है, ये ब्रेन की इंटरनल पिक्चर्स को हमको बताता है हर एक एंगल से, जिससे फायदा क्या मिलता है हमको कि अगर ब्रेन में कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है तो हमको पता लग जाता है। दोस्तों ये इतनी खतरनाक बीमारी और बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी है, इसीलिए इसमें अर्ली स्टेज पे इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको पहले ही बताया कि ये जो बीमारी होती है दूसरे दिमागी बुखार यानी ब्रेन से रिलेटेड फीवर से मिलती जुलती है, तो इसीलिए कई बार लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पा पाते। तो अगर आपको अगर पता लगे कि कोई बंदे को जो दिमागी बुखार है वो स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से या इस तरह के पानी के कांटेक्ट में वो बंदा रहता है, तो आपको इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है उसको ये नेग्लेरिया फॉलेरी से रिलेटेड बीमारी यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा उसके शरीर में पहुंच गया हो। तो ये तो कुछ जानकारी हुई, इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए इसका ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक है, तो आपको एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जो भी आपके नियरेस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। साथ साथ क्या करना है, मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ, तो उन घरेलू उपचार को अगर आप ट्रीटमेंट के साथ साथ यूज करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। तो घरेलू उपचार कौन कौन से दोस्तों, उसमें सबसे पहले है नोज को सफाई करने वाली यानी क्लीनिंग ऑफ द नोज, जिसको दूसरी पैथी में जल नेति भी कहते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ नोज करनी कैसे, आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक मिलाना है और उससे अपनी नाक की सफाई रखनी है। तो ये तो पहला हो गया घरेलू उपचार। दूसरा घरेलू उपचार है दोस्तों स्टीम लेना। तो स्टीम को आप लेंगे, इनहेल लेंगे तो आपकी नाक जो ब्लॉक है वो खुलेगी। साथ साथ अगर अमीबा आसपास होगा तो वो जो है डेड हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अमीबा नाक के द्वारा ही मस्तिष्क में जाता है। तीसरा जो घरेलू उपचार दोस्तों है वो है तुलसी के पत्ते खाना, हल्दी खाना, कच्ची हल्दी मिल जाए उससे रिलेटेड। तो तुलसी के पत्ते, कच्ची हल्दी ये काम क्या करती हैं, ये दोस्तों
नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर की होती हैं। तो अगर कहीं भी सूजन होगी बॉडी के अंदर कहीं भी, और जैसा कि इस केस में तो दिमाग में सूजन मिलती है, तो ये उन सूजन को कम करती है, साथ-साथ फीवर को भी कम करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी पानी से नहा रहे हो साफ जगह का पानी हो, और वहाँ पे इस तरह का पहले कोई इन्फेक्शन वाला पर्सन ना नहाया हो या ना इन्फेक्शन हुआ हो। क्लोरीनेटेड वाटर को यूज़ करना है नहाते समय। स्विमिंग पूल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि स्विमिंग पूल साफ-सफाई रख रहा है प्रॉपर या नहीं रख रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपको स्विमिंग पूल के पानी से नहीं नहाना है। तो ये तो हो गए कुछ घरेलू उपचार जिनको आप ट्रीटमेंट के साथ-साथ यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और किसी जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाएँ और यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी दूसरे बीमारी या रोग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ पता करना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।